We were doing financial statement of a company, right? In yesterday class, we have started financial statement of a company. हमने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 we have to memorize, we have to understand the format of balance sheet, right? हमने कहा था यहाँ पर कौन सी बैलेंस शीट बनती है? वर्टिकल. कौन सी बैलेंस शीट बनती है? एंड बैलेंस शीट इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, राइट? तो हमने इसमें पढ़ा था XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट एज ऑन दिस. मैंने कल भी बताया था एज ऑन दिस का मतलब और फॉर द पीरियड ऑफ का मतलब. डन. देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है कि आज के दिन ये मेरी पोजीशन है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड के लिए बनता है, राइट? डन. देन वी हैव लर्न particulars, note number, current year and previous year, note number, and the balance sheet have two major, that is equity and liability. Equity and liability and assets. इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स का टोटल. मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये बैलेंस शीट क्यों इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग रेशियो के लिए. वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, वो तुम्हें इसका टोटल दे देंगे और इसमें से एक दो आइटम दे देंगे और कहेंगे करंट रेशियो निकाल दो. करंट एसेट्स तो हमारे पास कख भी नहीं है, तो वी विल हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस कि इसका टोटल इज इक्वल टू इसका टोटल. अगर ये है तो इसमें से एक ये है, तो समझ रहे हो? वी हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द मिसिंग टर्म, और वो टर्म नहीं पता होगी किसके अंडर आएगी, तो वी विल नॉट एबल टू डू द अकाउंटिंग रेशियो एट एनी कॉस्ट. हम कुछ भी अकाउंटिंग रेशियो में 17-18 रेशियो को समझना, उसको मेमोराइज करना कि उस हेड के अंदर क्या क्या आएगा, जब ये पता होगा तभी आएगा. डन. इक्विटी एंड लायबिलिटी हैव हाउ मेनी हेड पॉइंट्स? 4. and second one is not in our syllabus. 4 है तो 1 2 3 4. second one is not in our syllabus. तो 3 कौन कौन से बचे? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, राइट? नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा अनुराग? शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे उसमें नहीं है, मनी रिसीव्ड फॉर द शेयर वारंट, वो हमारे उसमें नहीं है. डन. नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है? 4 चीज. कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स. ये आ जाएगा हमारा टोटल. अपन ये कर चुके हैं. इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्यों आएगा, सब कर चुके हैं, राइट? नाउ एसेट्स. एसेट्स आर दोज प्रॉपर्टी और राइट्स which belong to, we are the owners.
and some money value should be attached to that asset, right? हम ना 11th तक, अभी तक 12th में भी आए हुए हमें 4-5 महीने हो गए, हम यही सोचते हैं कि यार एक होता है फिक्स एसेट्स, एक करंट एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स, हम इसी में सॉर्टेड कर लेते हैं, राइट? वो कहता है assets have five head points. Assets have, जो assets में हमारा एक कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स, और सेकंड में करंट एसेट्स, have 5 things, 1 2 3 4 5. इसको याद करने का मैंने तरीका रखा क्या, NDPL. अपनी इलेक्ट्रिसिटी NDPL देते हैं ना, NDPL अदर, NDPL नहीं, टाटा तो वैसे लगाते रहते, हम यही कहते हैं ना NDPL. N means नॉन करंट. अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी तो करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी. कोई मुझे बता सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ अपने इंस्टीट्यूट का. मेरे पास फीस आई, गेस करो, एंड आई गॉट 2 लाख फीस. उनका अभी तो मेरे, और कैश में, मेरा बैंक में तो चल ही रहा है रेंट का, अभी 2 लाख मेरे लिए वो है. तो मैं कह रही हूँ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्यों ना मैं 2 लाख का सोना ले लूँ 60,000 के हिसाब से. मैंने इन्वेस्ट कर दिए वो 2 लाख रुपए कि जब मुझे 6 महीने बाद मुझे ज़रूरत होगी एक्सपेंडिचर की, मैं उसे दोबारा लिक्विड में चेंज करके यूज़ कर लूँगी. करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यार इसके शेयर्स बढ़ने वाले हैं, मैं इन्वेस्ट कर लेती हूँ, मेरे धंधे का 10 लाख रुपए ऐसे ही तो रखा है, अभी कौन सा मुझे चाहिए, ना रॉ मटेरियल मंगवाना है 2 महीने तक, ना कुछ है. बेस्ट टू इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट. दैट इज, नहीं समझ आया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स आई इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी, आई इन्वेस्टेड इन दैट थिंग कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं उसे होल्ड करूँगी फॉर मोर देन ईयर. तुम्हें कल ऑपरेटिंग साइकिल समझाई थी, ऑपरेटिंग साइकिल समझाई थी, वो 12 महीने. अगर ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पर भी, इस वाले केस में भी, अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है और एसेट्स मान ले उतने टाइम में रिलीज हो रहा है, तो हम उसे करंट एसेट्स मानेंगे. समझ आ गया? समझ आ गया? पक्का? तो करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट क्लियर. डी मीन्स डेफर्ड टैक्स एसेट्स. ये मैं कल समझा चुकी हूँ आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स. अगर मैंने, 2 टाइप के होते हैं, एक होती है अकाउंटिंग इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम. यू नो द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम. तो अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से मैंने 10 लाख रुपए पे कर दिया, बट मेरा टैक्सेबल इनकम 9 ही लाख रुपए बनता था, तो 1 लाख गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगी, राइट? तो वो 1 लाख रुपए डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है. डन? स्टिल आई एम सेइंग नॉट इन सिलेबस. डन? नाउ द, एक बार पी को होल्ड पे कर लेते हैं. द एल इज लोन एंड लोन एंड एडवांसेस का मतलब मैंने किसी को लोन दिया, लोन लिया नहीं है. आई हैव एडवांस टू समवन एल्स, दैट इज लोन एंड एडवांसेस. दिस पी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, intangible नहीं, property, plant, equipments and intangible assets. That is, this P means property, comma, plant, equipment and intangible assets. दिस प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के नीचे देखो लिखा होगा वर्क इन प्रोग्रेस, देखो कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट्स लिख रखा है. ये
अंडर, आपको इसको सब पॉइंट्स लर्न करने के ऐसे मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ये भी लिख के आओगे तो भी ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज वन पॉइंट, नेक्स्ट वन इज इंटैंजिबल एसेट्स, जो हमने ऊपर लिखी है ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड वन इज इंटैंजिबल एसेट्स, नेक्स्ट वन इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसको मतलब समझा दो। अगर मैं इसे आम सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहूं तो these are fixed assets. Property, plant, equipment and intangible assets are fixed assets. मैं कहीं गलत हूँ? राइट? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारी मशीनरी हो गई, तो ये हमारे एक हो गए टैंजिबल एसेट्स और ये हो गए इनटैंजिबल एसेट्स। तो इसके अंदर जो नीचे सब पॉइंट 4 बना रखे हैं उसको याद करने का तरीका, भाई ये वाला हो गया मेरा टैंजिबल का, ये वाला हो गया हमारा इंटैंजिबल का। अगर मान ले टैंजिबल का कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो यहाँ, इंटैंजिबल का वर्क इन प्रोग्रेस है तो यहाँ। मैं मतलब व्हाट इफ मेरा पूरा प्रॉपर्टी रेडी है, 5 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी के अंदर डाल दी, बट मेरी प्रॉपर्टी अभी आधी अधूरी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी वो बनी नहीं है, तो मैं क्या करूँ वर्क इन प्रोग्रेस, बट उसके अंदर मेरा 2.5 करोड़ तो लग चुका है ना, 3 करोड़ तो लग चुका है ना, मेरी पूरी प्रॉपर्टी बनके तैयार नहीं हुई है, तो आई विल गोइंग टू से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी पैसा प्रोग्रेस में है। डन। व्हाट डू मीन बाय इंटैंजिबल एसेट्स? मैंने पेटेंट के ऊपर अप्लाई कर रखा है, सारी फीस पे कर रखी है, अभी ठप्पा लग के आना अंडर डेवलपमेंट है, मैं R&D करके उसके ऊपर पैसा तो इन्वेस्ट कर चुकी हूँ ना, मेरी पॉकेट से तो जा चुका है ना, तो मैं उसे कहाँ दिखाऊँ कि मेरा वो फिक्स एसेट्स है जो अभी प्रोग्रेस में है। इज आई एम क्लियर अबाउट नॉन करंट एसेट्स? NDPL समझ आ गया? NDPL समझ आ गया कि मेरे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, deferred tax assets, these are property, plant, equipment and intangible assets. In short term we can say fixed assets, we cannot write fixed assets. आंसर में हम फिक्स एसेट्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, मतलब वो तुमसे पूछेगा कि इसका हेड पॉइंट और सब हेड पॉइंट, वी कैन नॉट राइट फिक्स एसेट्स, वी हैव टू राइट कि ये हमारे नॉन करंट एसेट्स में प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स है। डन। देन लोन एंड एडवांसेस अदर्स। इतनी बात समझ आ गई? इज आई एम क्लियर अबाउट द होल नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स? Shut that down and you also shut that down. समझ आ गया? अगर हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ है तो करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, यहाँ पर भी क्या हमारे ट्रेड पेबल नहीं होंगे, ट्रेड रिसीवेबल। और क्या होगा यहाँ पर? हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऊपर थी तो करंट इन्वेस्टमेंट नीचे आएगी। और तुम्हें बता दूं करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश के बराबर ही उसे ट्रीट किया जाता है। मैंने जो सोना लिया, मैंने जो सोना लिया 2 लाख का लिया, मेरे पास ही है, इंस्टीट्यूट के पैसे हैं, मैं इस करंट इन्वेस्टमेंट को क्या ट्रीट करूंगी एज अ, अभी तो बोला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस अभी जब हम करेंगे चैप्टर CFS में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की प्रॉपर डेफिनेशन आएगी कि हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्यों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट को क्यों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। समझ आया? कितने पॉइंट्स इसमें? करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज मींस स्टॉक, ये हमारा इन्वेंट्री स्टॉक कहाँ गया, ये हमारा इन्वेंट्री स्टॉक एक ऐसा करंट एसेट है जो करंट एसेट तो है बट वो क्विक एसेट, मतलब क्या हम इन्वेंट्री को फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं?
4 करोड़ का माल फटाफट बेच के फटाफट कैश में कर सकते हैं? नहीं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं हैंड टू हैंड बेच के आई कैन कन्वर्ट इनटू कैश, बट माल को एक ही दम बेचना टाइम लगेगा। तो इन्वेंट्री और यू कैन से स्टॉक इज अ करंट एसेट बट इट्स नॉट अ क्विक एसेट। जो वो 7 वाले पेज मैंने खाली छुड़वा रखा है, ये पॉइंट्स को वहाँ लिखे, कल वाले पॉइंट्स लिखे थे, रिजर्व वाला लिखा था। क्या था वो रिजर्व में? जो रिजर्व एंड सरप्लस में हम इंक्लूड करते थे, बट उसमें रिजर्व वर्ड नहीं आ रहा था, किसी को याद है? लिखा था साइड वाले पेज पे, डन। हमारा ये एन डी पी एन होने के बाद हम करंट एसेट्स में चले। करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं ये? लॉन्ग टर्म। अगर मैंने किसी को ज्यादा लंबे टाइम के लिए एडवांस दिया, व्हाट इफ अगर मैंने किसी को सिर्फ 6 महीने के लिए लोन दे रखा है, तो नीचे आएगा दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने दे रखा है, क्या हुआ? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी करंट मैच्योरिटी तो लॉन्ग टर्म डेट लिखना। हाँ, क्योंकि उसमें समझ आया था ना कि जो लॉन्ग टर्म वाला हम चेंज करेंगे वो हमारे अब उसमें भाई अच्छा लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी में, मतलब वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विल कन्वर्ट इनटू करंट लायबिलिटी। सॉरी, डन। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पर आप आ गए हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर, मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह, ये सब। नेक्स्ट इज अदर, जो कहीं नहीं आया वो अदर्स करंट एसेट्स में डाल दो, और ये टोटल हमारा सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर हम ऐसे क्यों करते हैं? टू कंपेयर चैप्टर 5 एज पर योर कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट। यू गोइंग टू कंपेयर ऐसे भी एंड ऐसे भी, समझ आया? व्हेन वी कंपेयर दिस इज कॉमन बेस, हमने कॉमन बेस ले लिया और हम अपने ही करंट ईयर की जो सारे वैल्यूज हैं, अमाउंट्स हैं, उनको एक बेस लेके कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉमन बेस। कंपैरेटिव मींस लास्ट ईयर से इस ईयर हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी बढ़ी है घटी है, एसेट्स बढ़े हैं घटे हैं, हमने क्या किया। तो दैट इज चैप्टर 5, अर्लियर दैट इज चैप्टर 3 इन आवर बुक, बट अब वो चैप्टर 5 में कन्वर्ट कर दिया। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट पार्ट 1। समझ आया? एज पर सेक्शन सबसेक्शन 40 हमने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है कंपनी की, दैट हैव 4 पार्ट्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग रेशियोज। डन? पक्का? नोट डाउन। फिर बुक निकालो, एक सेकंड मैं 5 सेकंड आऊंगी, ये पूरा बुक निकाल के इलस्ट्रेशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसने नहीं करी ना करते? वेरी गुड, क्लैपिंग। रितेश के लिए सबसे ज्यादा क्लैपिंग। इलस्ट्रेशन 10 निकालना, क्योंकि आंसर उस पेज पे है, प्लीज ट्राई नॉट टू हैव आई ऑन द आंसर। हाँ तभी तो कहते हैं ना, मत देखना चाहिए। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है उसे सुनो आराम से। बुक 2 में एक डिबेंचर है, राइट? डिबेंचर की कॉस्ट 100 रुपीज है। कितनी है?
I have three options that I can select par, discount and premium. इशू के टाइम, किसके टाइम पे? तू सुन ले, तेरे पेपर में इशू के टाइम पे हम पार पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं, प्रीमियम। पार पे मतलब 100 रुपए, डिस्काउंट में मतलब 90 रुपए, प्रीमियम पे मतलब 110 रुपए। क्या डिबेंचर मैंने एक बार इशू कर दिया तो उसको रिडीम नहीं करना होता है? करना होता है ना। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विटी शेयर को रिडीम करना नहीं होता। एक बार पैसा ले लिया वो मेरा ही है, उसे वापस नहीं करना। जब कंपनी कभी बंद होगी तब वापस करना होता है, अदरवाइज वो कंपनी का है। इतनी बात पता है। बट जब हम डिबेंचर से पैसा उठाते हैं, एक बार हमने इशू करके पैसा उठा लिया, आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम वी हैव टू रिडीम। मुझे उसे वापस करना है। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, मैक्स डिबेंचर 20 साल के लिए इशू होता है। इतनी बात हम 11th में पढ़ के आए हैं, राइट? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 में पढ़ के आए हैं। वो कह रहा है तुमने इशू कर दिया, अगर तुमने इशू करा डिस्काउंट पे, तुम्हें 10 रुपए का क्या हो गया? लॉस। वो इसी साल का है ना, इसी साल इशू करा, इसी साल इशू करा तुमने, और इसी साल तुमने लॉस बियर कर लिया। बट जो मैं ये डिबेंचर 90 रुपए का इशू कर रही हूँ, वो मुझे रिडीम 110 में करना है। किस में करना है? मतलब मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो रिडीम कर रही हूँ, उसमें 2 ऑप्शन है। पैसे वापस करने हैं, मैंने तेरे से 100 रुपए लिए, तो रिडीम की 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। क्या मैं रिडीम डिस्काउंट पे कर सकती हूँ? वो गधा है, वो मुझे पैसे देगा। कोई का साला तेरे को 100 रुपए देके मैं तुझसे 5 साल बाद 90 रुपए लूँ? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबिलिटी है? आंसर इज नो। जब हम रिडीम करेंगे, चाहे रिडीम पार पे होगा चाहे रिडीम प्रीमियम पे होगा। इतनी बात समझ आई? हम जब इशू करते हैं तो पार, डिस्काउंट, प्रीमियम किसी पे भी कर सकते हैं, बट जब हम रिडीम करेंगे तो चाहे पार पे करेंगे चाहे प्रीमियम पे। अब मान लो मैंने 110 का रिडीम करना है। कितने का करना है? था कितने की फेस वैल्यू? 10 रुपए। क्या हो गया मेरा? प्रीमियम। क्या हो गया? प्रीमियम। मतलब मुझे उसे 5 साल बाद उसे क्या देना है? प्रीमियम। उसे क्या देना है? प्रीमियम। अब कौन समझाएगा? इसमें एक कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट, एक प्रिंसिपल, 11th क्लास का प्रिंसिपल लग रहा है। कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? कि मैम जब हमें प्रीमियम, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस, whoever will give the answer will get the chocolate। क्वेश्चन ये है कि हम जो प्रीमियम 5 साल बाद देना है उस बंदे को, वो हम अभी बुक करके चल रहे हैं भाई, प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के रिडम्पशन करने के टाइम पे मुझे इतना 5 लाख रुपए प्रीमियम देना है, तो वो किस प्रिंसिपल के पढ़े? एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट, always anticipate your losses and expenses, do not anticipate your profit। तो वो कह रहे हैं जो 5 साल बाद मुझे प्रीमियम देना है 5 लाख रुपए, उसको मैं अभी क्या करके चलूंगी? बुक, एंटिसिपेट करके चलूंगी। तो मेरी क्या होएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। मुझे अभी नहीं देना ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मुझे अभी नहीं देना, मुझे अभी नहीं देना, मुझे बाद में देना है। तो वो किस में आएगी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। राइट डाउन पूरा कंसेप्ट, पूरा सब कुछ।